हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सेकंड ग्रेड मैथ्स कंप्लीट कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, थ्योरी का पार्ट हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमने थ्योरी पढ़ ली है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलते हैं। तो अभी तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि सदिश ए बी सदिश इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप तथा ए सी सदिश इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप त्रिभुज ए बी सी की भुजाएँ हैं, तब ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बाकी हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ए बी वेक्टर हमने ए बी वेक्टर बना लिया है तथा ए सी वेक्टर ये दिया हुआ है, तो ये ए सी वेक्टर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए है, जो कॉमन ए बी और ए सी में जो कॉमन वेक्टर है उसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो मूल बिंदु मानते हैं तो ए बी वेक्टर हमें 3i कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है। तो इसको अगर हमने मूल बिंदु 0,0,0 माना हुआ है तो जो बी का पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 3i कैप से 3, तो जे है नहीं तो 0j कैप से 0 और 4 हो जाएगा, तो 304 हो जाएगा। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं ये बात को। ऐसे ही ए सी वेक्टर हो जाएगा, ये तो 0,0,0 है तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 4। तो 5 माइनस 2, 4 ये हमारे पास बी और सी बिंदु के कोऑर्डिनेट आ गए हैं उनके पोजीशन वेक्टर से। तो तथा ए, अब इसने पूछा क्या है, तब ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई है। ए से जाने वाली माध्यिका, तो ए से जो माध्यिका जाएगी वो इन दोनों को बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, माध्यिका है तो बी सी का रहेगा, बी सी का ये मध्य बिंदु है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों कोऑर्डिनेटों को जोड़ के उसमें डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 5/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे 0 - 2 तो -1, 4 + 4 8/2 4 हो जाएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, इसके 0,0 है। तो हम ए एम की लंबाई अब ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगी 4 - 0 4 का स्क्वायर, तो 4 16, -1 - 0 तो -1 का स्क्वायर 1, 4 - 0 का स्क्वायर तो 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास √33। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो टाइम भी उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रमशः ए तथा बी के स्थिति सदिश हों, तब एक बिंदु सी का स्थिति सदिश जो बढ़ाई गई रेखा ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए सी इज इक्वल टू 3ab होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक रेखा खंड खींच लेते हैं हम ए बी, ठीक है। ये ए बी वेक्टर है, इसका स्थिति क्रमशः यदि ए तथा बी की स्थिति सदिश है। ये ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, बी वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। तब एक बिंदु सी का स्थिति से जो बढ़ाई गई रेखा ए बी पर, तो सी का स्थिति सदिश ये रेखा बढ़ा दी हमने आगे के लिए। सी का स्थिति वेक्टर इसमें इस प्रकार स्थित है कि, तो सी का स्थिति वेक्टर हम मान लेते हैं सी केव है। तो इस प्रकार है कि ए सी इज इक्वल टू 3ab। तो ये टोटल अपने पास 3 है, तो ये कितनी है 1। इसी का तो 3ab है तो इसका ही 3 गुना है ना, ए बी का 3 गुना ये ए सी है, तो ये 2 हो जाएगी। तो अपन इसे अनुपात वाले फैक्टर से भी कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड में बताऊँ आपको तो इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ए सी बराबर दिया है 3ab वेक्टर, तब एक बिंदु सी और पूछा क्या है, सी का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश हमने क्या माना है, सी वेक्टर। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो सी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, ए वेक्टर को इधर ले जाएंगे तो 3b वेक्टर माइनस 3a और प्लस ए, तो -2a वेक्टर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया वो समझ में आपको। इसके बाद ये है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शायद 2012 में आया था, ये 2014 या 2012 में आया था। यदि सदिश
ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तथा सी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस एल्फा जे कैप प्लस 5 के कैप समतलीय हैं। तो एल्फा का मान है ये ए बी सी 3 सदिश वेक्टर दिए हुए हैं अपने को। अगर इनके ऊपर ये वेक्टर लगा लेना, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए हुए हैं। तो एल्फा का मान है, तो समतलीय बोला है उसने, समतलीय के लिए क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे तीनों का। तो डिटर्मिनेंट 1 -1 1 1 2 और -1 और 3 एल्फा और 5 इज इक्वल टू 0। या तो संक्रियाएँ लगा के भी कर सकते हैं, R2 में R2 माइनस R1 लगा के 0 0 हो जाएगा। उसके बाद खोलो, इस पर ये ज़्यादा लेंदी नहीं है क्वेश्चन, इसलिए हम संक्रिया लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही खोल देते हैं। इसको खोला 1 तो ये हो जाएगा 10 और प्लस एल्फ़ा और ये माइनस माइनस प्लस 1, 5 × 1 5 और 3 -1 और माइनस प्लस तो 3 प्लस 1 तो एल्फ़ा और -6 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट खोलना सभी को आता होगा, उम्मीद है 11 12 पढ़ के आए हुए हैं सभी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस एल्फ़ा प्लस 8 प्लस एल्फ़ा -6 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से एल्फ़ा हो जाएगा 18 -6 12 और -12 इधर और 2 एल्फ़ा, तो एल्फ़ा इज इक्वल टू -12/2 तो हो जाएगा -6। ओके, तो ये इसका एल्फ़ा का आंसर आ गया -6। अब ये है एक RPSC सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। तो यदि सदिश ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप और एक और सदिश है आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पे दिया हुआ है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 1, ये 1 लिखा हुआ है, समतलीय हो, ये कंडीशन दी है इसके लिए। अगर समतलीय हो तो 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 0 -1 1 2। तो देखिए समतलीय के लिए हम कंडीशन इनका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे, पर इसने यहाँ पे एल्फ़ा का मान पूछा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, पर इसने एक कंडीशन लगा दी हमारे लिए। तो हम डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें, क्योंकि इस फॉर्मेट का मान चाहिए हुआ है, इस इक्वेशन का मान चाहिए, तो हम उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो जो हमको वेक्टर दिए हुए थे उनसे हमने डिटर्मिनेंट बनाया है A11 1v1 और 1 और जो कि समतलीय बोले हैं इसलिए डिटर्मिनेंट का मान 0 कर देंगे। हमारे पास पूछा क्या है 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c, क्या इसका मान पूछा है। तो 1 - a बनाएंगे हम पहले, 1 - b 1 - c, इस अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं संक्रियाएँ इस प्रकार से लगाते हैं। तो अगर मैं R2 में संक्रिया लगा देता हूँ R2 - R1 तो A1 - a बन जाएगा। इसी प्रकार अगर R3 में संक्रिया लगा देते हैं, अभी तो यही दिख रहा है अपने को कि अगर किसी भी एक में लगाएंगे 1 - b बनाएंगे तो भी यही संक्रिया लगाएंगे तो हम 1 - a ही बना लेते हैं। तो क्योंकि ये अगर फर्स्टली जो थॉट आता है माइंड में तो उस हिसाब से यही आएगा कि R2 - R1 करेंगे R2 में तो 1 - a v -1 और ये 0 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन करने में इजी होगा। कहीं भी अगर 0 प्राप्त हो जाता है डिटर्मिनेंट में तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन आसान हो जाता है। और R3 में लगा देंगे हम R3 - R1 तो 1 - a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये c -1 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। R1 तो से एज इट इज ही रहेगा, R2 में लगाया है तो 1 - a b -1 और ये 0। R3 में भी लगाई हमने तो 1 - a 0 c -1। अब इसको खोल लेते हैं हम डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास आ जाएगा इसी से खोल लेते हैं a, तो ये आ जाएगा b -1 और ये खोला हमने c -1 और ये 0 0 हो ही जाएगा। फिर है -1, इसको खोलेंगे तो 1 - a इंटू c -1। ओके, ये 1 - a इंटू c -1 और ये 0 हो ही जाएगा। अब इसको खोलेंगे 1 + 1 तो ये आ जाएगा माइनस, तो 1 से खोलेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -1 - a और v -1। ओके, अब देखिए यहाँ से
अपने को लाना है 1 माइनस ए नीचे, तो हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस ए 1 माइनस वी 1 माइनस सी का भाग, ये तीनों का भाग दे देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी अपॉन में लाना है तो अपॉन में तो ये ऐसे सॉल्व करने पाएंगे नहीं, तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे मैं 1 माइनस ए का भाग देता हूँ तो 1 माइनस भी 1 माइनस सी कट जाएगा, आपस में 1 माइनस से बचेगा, ऐसे ही यहाँ पे बचेगा 1 माइनस भी, और यहाँ 1 माइनस सी बचेगा। तो मैं इसका भाग देता हूँ इसमें, तो देखिए क्या बचेगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ए अपॉन 1 माइनस ए बचेगा, 1 माइनस भी 1 माइनस सी कट जाएगा आपस में। यहाँ पर देखिए 1 माइनस है और इसको 1 माइनस सी बनाएंगे तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो यहाँ 1 माइनस है 1 माइनस सी कट गया, 1 माइनस बी बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये माइनस है तो इसको अंदर भेजेंगे ये, तो 1 माइनस बी हो जाएगा, तो 1 माइनस है 1 माइनस बी कट जाएगा, तो 1 माइनस सी बचेगा प्लस का 1 माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यू 0। अब यहाँ आंसर 0 नहीं आया है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस ए पूछा है उसने, हमारे पास ए अपॉन 1 माइनस ए आ रहा है। तो देखिए इसको 1 कैसे बनाते हैं, अगर मैं इसमें ए में प्लस माइनस 1 कर देता हूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी ए प्लस माइनस 1 का 0 प्राप्त होगा, चेंजेस कोई नहीं होगा। पर देखिए ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी, चेंजेस वो करिए जिससे जो मेन वैल्यू है वो चेंज ना हो। अब देखो इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम, ए माइनस, इसको चलो कॉमन लेके लिख देते हैं माइनस, यहाँ से ले लिया तो ये 1 माइनस से हो जाएगा, इसको 1 माइनस से लिख दिया, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस है, अलग अलग कर दिया, इसको पूरे को इसके नीचे लिख दिया और एक इसके नीचे लिख दिया, प्लस 1 माइनस वी प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया है क्योंकि मैंने आपको समझाया है, पर ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर संक्रियाएँ लगाएंगे तो ये डायरेक्ट मन में लगाने से ही अपने जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड उतना शार्प होता जाता है इन चीज़ों के प्रति, जितनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये 2 लाइनों में डायरेक्ट 1, यहाँ से जो मैंने ये 3-4 स्टेप लिखी हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट यहीं से आंसर 1 दे देते अपन अगर डायरेक्ट अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, ये अपने को गिवन है, तथा ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 सी वेक्टर इज इक्वल टू 7। सॉरी, ए वेक्टर का परिमाण 3 है, बी वेक्टर का परिमाण 5 है और सी वेक्टर का परिमाण 7 है। तो पूछा क्या है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का कोण, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य का कोण, ए वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य का कोण। अपने को ये कंडीशन दी हुई है, तीनों वेक्टरों के परिमाण अपने को ज्ञात हैं और अपने को कोण ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन में जनरली देखो जो कंडीशन गिवन होती है ना उसके आधार पर चला जाता है। तो हमें कंडीशन दी हुई है प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं उस हिसाब से अपने को आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या करना है। तो आप देखिए इस प्रकार के जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले, जहाँ कंडीशन दी हुई हो या ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिया हो या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हो, तो जहाँ तक भी मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं और आगे भी आपको कराऊंगा उस अकॉर्डिंग हम उनको जनरली स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर के बाद हम याद करते हैं कि जो भी पूछा गया है उसमें वो सूत्र अप्लाई हो सके जो हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, हमें क्या करना है ए तथा बी के मध्य का कोण, तो ए और बी को हम साथ लेंगे इज इक्वल टू माइनस सी कर देंगे। अब इनका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी मॉड का स्क्वायर, वो तो माइनस का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये टोटल इस पर स्क्वायर है तो ये मॉड सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलते कैसे हैं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो इसको थीटा 1 कह देते हैं क्योंकि 2 कोण और हैं हमारे पास, उनको थीटा 2 और थीटा 3 बोल देंगे। मॉड सी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, मॉड ए की वैल्यू 3 थी तो स्क्वायर 9, बी की 5 थी तो 25, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कोस थीटा 1 इज इक्वल टू 7 थी तो 49 हो जाएगा इसको स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास कोस थीटा 1 आ जाएगा 15/30
इज इक्वल टू 1 बटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 को, तो cos 5/3 कितना होता है 1 बटा 2, सिंपल। तो अब बाकी के जो दो कोण हैं बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य का कोण और ए वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य का कोण, तो वो आप लोग ज्ञात कीजिए इसी तरीके से। अब ए बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात पूछा है उसने, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर को रख लेंगे इधर और माइनस ए वेक्टर कर देंगे, फिर उसका वर्ग कर देंगे और उसके बाद एज इट इज यही प्रोसेस करके हम ज्ञात कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये आपको करना है, करना ही है, यूँ नहीं कि बोल दिया है तो करेंगे नहीं। जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। खुद भी जब तक पेन से कॉपी में लिखेंगे नहीं, खुद से प्रयास करेंगे नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं है। जब तक खुद से कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। इसलिए ये दो कोण हैं जो आपको ज्ञात करने हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो तथा सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप हो, तब दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर सी वेक्टर के लंबवत हो तो लैम्डा इज इक्वल टू ए वेक्टर दिया, वी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया और एक कंडीशन दी है कि ये दोनों आपस में लंबवत हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर और सी वेक्टर। ये टोटल एक वेक्टर है और ये लंबवत हैं। तो देखिए लंबवत के लिए कंडीशन लगा देंगे, लंबवत होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन क्या होगा 0। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लैम्डा का मान क्या आ जाएगा -8 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर यहाँ से ज्ञात निकाल लेंगे। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा 3 और 2, 3 प्लस 2 और ये तो 0 ही जाएगा, तो 3 प्लस 2 आ गया, माइनस जो सूत्र का है वो बाहर है, 3 प्लस 2 जाएगा। ऐसे ही नीचे क्या है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आई कैप और आई कैप, तो -3 आई कैप जे कैप और जे कैप, तो 2 जे कैप माइनस 3 प्लस 2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन -5 माइनस माइनस प्लस तो 5। और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, अब एक क्वेश्चन ये है कि यदि ए कैप तथा बी कैप के दो इकाई सदिश हैं जिनके मध्य का कोण थीटा है, तो क्या होगा cos θ/2 इज इक्वल टू हाफ ए कैप माइनस बी कैप होगा। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, दो इकाई सदिश दिए हुए हैं ए कैप और बी कैप और जिनके मध्य कोण भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि cos θ इज इक्वल टू क्या होता है ए डॉट बी, और चूँकि इकाई सदिश दिए हुए हैं तो कैप लगा देंगे, तो ए कैप डॉट बी कैप अपॉन ए कैप और बी कैप का परिमाण। तो यहाँ से ए कैप डॉट बी कैप कितना आ जाएगा cos θ, क्योंकि उनका जो ए कैप डॉट इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है तो 1 हो जाएगा ये तो ये तो कैंसिल, तो cos θ हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप। कैंसिल मतलब 1 हो जाएगा, तो हट गया ये तो। अब ए कैप माइनस बी कैप पूछा क्या है, सब जगह ए कैप माइनस बी कैप आ रहा है, तो वही ले लेंगे, इसका स्क्वायर करके उसको फॉर्मूले को खोल देंगे। ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ए कैप का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप कितना, ए कैप का परिमाण इंटू बी कैप का परिमाण cos θ, ए कैप का परिमाण 1 तो यह जाएगा cos θ डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos θ और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे 1 माइनस cos θ कितना होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, क्योंकि 1 माइनस cos 2 θ बड़ा है अपने 2 sin स्क्वायर θ होता है, तो 1 माइनस cos θ है तो θ का आधा θ/2, तो 2 इंटू 2 sin स्क्वायर θ/2। अब देखिए क्या आ गया, ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो ये 2 इंटू 2 4 था तो 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर था तो sin θ/2 आ जाएगा। ठीक है, अब sin θ/2 इधर गया 1/2, ये बचा sin θ/2 इज इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि यदि ए कैप दिया हुआ है, बी कैप दिया हुआ है और सी कैप दिया हुआ है, सॉरी ए कैप बोल रहा हूँ, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, ये कोई इकाई सदिश नहीं है तो कैप तो नहीं बोलेंगे। ए सदिश दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है, सी सदिश दिया हुआ है,
यदि v सदिश का a सदिश पर प्रक्षेप। लैंग्वेज हमेशा बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो माइनर सी मिस्टेक करते हुए देखा है मैंने लोगों को। मुझसे भी बहुत सी माइनर मिस्टेक हो जाती है अगर क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ें, तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा जल्दीबाजी में कभी भी ना पढ़ें, आराम से पढ़ें। जितना टाइम अगर जल्दीबाजी में अपन टाइम बचाने के लिए जल्दी पढ़ेंगे तो उतना ही टाइम एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। अगर अपन उसको गलत कर देंगे और अपना आंसर नहीं आएगा, तो आराम से पढ़ें क्वेश्चन को। यदि बी कैप का ए सदिश पर बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप सदिश ए सदिश है तथा ए सदिश प्लस बी सदिश सी सदिश के लंबवत है, तो बी सदिश का परिमाण क्या होगा। तो देखो बोला क्या उसने कि बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप सदिश ए सदिश है, तो बी पहले तो इस लैंग्वेज से क्या याद कर लेंगे, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप कितना होगा, तो बी सदिश डॉट ए कैप, ये तो उसका परिमाण इंटू ए कैप दिशा हो गई, इस दिशा में ये आ जाएगा इसका प्रक्षेप सदिश। ठीक है, प्रक्षेप सदिश इज इक्वल टू बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप सदिश क्या हो जाएगा, क्योंकि बी सदिश डॉट ए कैप, ये तो वो प्रक्षेप सदिश का परिमाण आ जाता है, और ये जो क्योंकि ए सदिश की दिशा में है तो ए कैप जो ए सदिश की दिशा हो जाएगी। ठीक है, और इसका मान कितना दे रखा है, ए सदिश के बराबर है, तो ये ए सदिश के बराबर जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी सदिश डॉट ए सदिश अपन मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि ए कैप को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए कैप इज इक्वल टू ए सदिश अपॉन मॉड ए सदिश। ठीक है, ये थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप थ्योरी पहले अच्छे से कर लीजिए, जब भी आप क्वेश्चन करिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, ये हमने इसको ए सदिश के बराबर कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 बी सदिश डॉट ए सदिश अपन मोड ऑफ ए सदिश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बी सदिश डॉट ए सदिश इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर। बी सदिश डॉट ए सदिश यहाँ से निकाल लेंगे अपन, बी डॉट ए करेंगे तो b1 प्लस b2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस 2, मोड ऑफ ए निकाल लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2, और उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बोला है उसने कि a प्लस बी जो c के लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो हमने a प्लस बी डॉट सी कर दिया 0, इसको खोला तो a डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, a डॉट सी आ जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2, और ये आ जाएगा 5v1 प्लस v2 प्लस 2, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमें यहाँ से दिए हुए हैं, यहाँ से a डॉट बी डॉट सी जो भी पूछा है वो निकाल लेंगे अपन। यहाँ से सेकंड इक्वेशन का बन जाएगी 5v1 प्लस v2 इज इक्वल टू -10। तो ये 2 इक्वेशन आ गई और 2 ही अज्ञात हैं, तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से v1 आ जाएगा -3, v2 आ जाएगा 5, और उसने v वेक्टर का परिमाण पूछा है, तो v वेक्टर हमारे पास आ ही गया है, v1 v2 आ गए हैं, तो यहाँ से v1 v2 का मान रख देंगे तो v वेक्टर आ जाएगा, और उसका परिमाण कितना आ जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो v1 है -3 तो 9 हो जाएगा, v2 है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 6, जो कि है आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया है अपना कंप्लीट, और उम्मीद है आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज का ही फ़र्क है, बाकी जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस लैंग्वेज वो चेंज कर देता है। लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, और लैंग्वेज समझने के लिए आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, और थ्योरी पहले तो थ्योरी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, तो आपके क्वेश्चन आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर परस्पर लंबवत सदिश हैं तथा ए वेक्टर का परिमाण 3, बी वेक्टर का परिमाण 4 और सी वेक्टर का परिमाण 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी मॉड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। वही तो ए प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर कर देंगे, ये फॉर्मूला इसको खोल देंगे, तो यू नो दैट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। चूँकि ये सभी लंबवत परस्पर लंबवत हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा हो गया 0, और ये ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर परिमाण और सी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आ जाएगा √50।
ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगर ये दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब भी करें तो घटक सदिश बना लें। जैसे ए सदिश को हमने उसके घटकों में बना लिए, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। सिंपल फॉर्मेट है, बहुत ही इजी हो जाता है इससे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखें, जनरली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और आते रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा जो टाइम है वो ऐसे क्वेश्चनों में बचाया जा सकता है। इनको बहुत ही आसानी से करके इनको घटक सदिशों में बना ले। पहले ए वेक्टर दिया हुआ है तो उसको ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप बना ले। चूँकि आई कैप को आई कैप से इंटू करेंगे तो ए वन ही बचेगा। तो ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ए वन, क्योंकि जे कैप और आई कैप जीरो हो जाएगा, के कैप और आई कैप ये जीरो हो जाएगा। तो जो ए सदिश डॉट आई कैप लिखा हुआ है ये क्या है ए वन, तो ये हो जाएगा ए वन आई कैप। तो ए सदिश डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आई कैप को आई कैप से इंटू करेंगे तो ए वन आ जाएगा, आई कैप जे कैप जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये ए सदिश डॉट जे कैप ए टू लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है ए सदिश डॉट के कैप ए थ्री। तो अब ये क्या हो जाएगा ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ये क्या माना था अपन ने ए सदिश, तो ये ए सदिश हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि ए सदिश डॉट आई कैप बी सदिश डॉट आई कैप, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास ए सदिश डॉट आई कैप मतलब ए वन, ये बी वन, ठीक है, ये ए टू, ये बी टू, ए थ्री, ये बी थ्री। ओके, और ये क्या हो जाएगा ए सदिश डॉट वी सदिश। ठीक है, ए वन बी वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो ये ए डॉट बी भी लिख सकते हैं इसको, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। आपस में मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या आता है आपस में ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस टू के कैप। तो एक सदिश जिसकी दिशा ए वेक्टर की दिशा में और जिसका परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर हो है। तो एक सदिश है जिसकी दिशा ए सदिश की दिशा में, ए सदिश की दिशा में, तथा जिसका परिमाण बी सदिश के बराबर हो, जिसका परिमाण इंटू उसकी दिशा, तो ये सदिश आ जाता है। तो परिमाण कितना है बी वेक्टर का, ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 49, अंडर रूट 49 कितना 7, ये हो जाएगा 7। ए कैप कितना हो क्या होता है ए सदिश अपॉन मोड ए सदिश कितना है आई कैप माइनस टू जे कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन मोड ए कितना 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/3 आई कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। ओके, तो ये थे कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो इनकी करिए बार बार प्रैक्टिस और थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। फिर मिलते हैं कुछ ही ऐसे बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ, और पढ़ते रहिए थ्योरी। आगे भी और क्लासेस थ्योरी की लगाई जाएंगी। धन्यवाद।